कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। अभी वो उनको कहा जा रहा है कि आपके पास एक ही हल है कि टिड्डी अगर आपकी फसल के करीब आए या ऊपर बैठने लगे तो आप ढोल बजाएं, तीन डब्बे बजाएं, आप घर से कोई बर्तन ले आएं, वो बर्तनों को जोर जोर से बजाएं, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि साइलेंसर निकाल लें मोटरसाइकिल का, उसको अपनी फसल पे बैठने ना दें। अब हम जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो मनाजिर हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर ये टिड्डी 10 मिनट के लिए बैठ जाती है, वहां से फसलों का सवाया कर देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसानों की जो जमा पूंजी है, जो साल भर की इन्वेस्टमेंट है या अगले साल भर का उन्होंने इस फसल से जो कमाना होता है, उसी पर सिर्फ असर नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान, चूँकि आप जानते हैं कि एक ज़राई मुल्क है, 19% GDP का ज़राअत पर मुश्तमिल है। अब जो रिपोर्ट सेनेटर शरीर रहमान ने परसों सेनेट में पेश की थी, उसके मुताबिक 600 अरब रुपए के नुकसान का खदशा है, और वो कह रही थी कि 38% हिस्सा जो है वो टिड्डियों की पैदाइश के लिए मौजू बन चुका है। अब इस पर सिर्फ पाकिस्तान में एक तशवीश नहीं पैदा हुई है अचानक से, बल्कि दुनिया भर के जो इदारे हैं, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ज़मीन के 38% रकबे पर सहराई टिड्डी की अफजाइश जारी है। और बारिश अगर हो जाती है, जो कि फॉरकास्ट भी है, तो बारिश के बाद बारिश में ये जो अफजाइश है, ये बारिश इसके लिए साजगार होगी और ये मल्टीप्लाई हो सकती है। इस पर जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं फ़खर इमाम साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि ये अरबों की तादाद में हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? क्या वाकई फूड सिक्योरिटी को सीरियस किस्म के खदशात लायक हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे महकमे ज़राअत के पास, सूबों के पास या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास क्या इसका कोई हल है? क्या हमारे जो एग्रीकल्चर के इदारे हैं उनके पास हल है या नहीं है? क्योंकि जो काम अब तक हो रहा है, जो स्प्रे किए जा रहे हैं, वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और ऑलरेडी जहाँ पर तबाही हुई है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध के कुछ अजला में और फिर जनूबी पंजाब में, वहाँ पर बहुत एक परेशानी का आलम है और एक मर्ग का सा समा है। तो यहाँ इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ज़राअत। इस्माइल राहू साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद के। खालिद खोखर साहब खुशामदीद। इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, और ये मकबूल जान साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस्माइल राहू साहब, आपकी तरफ के आने से पहले खालिद खोखर साहब से शुरू करता हूँ। खालिद खोखर साहब, कितना बड़ा चैलेंज है ज़राअत के लिए बन चुका है ये जो ब्लेम किया जा रहा है कि जी एक मुनासिब वक्त था जब ये टिड्डी आज से 3-4 महीने पहले, जब अब पहली मरतबा पाकिस्तान में अफजाइश कर रही थी, जब रेत में इसने अंडे दिए थे, उन अंडों को तल्फ किया जाना चाहिए था, तब संजीदगी नहीं दिखाई गई। ये इल्ज़ाम दुरुस्त है आपके ख्याल में? जी 100% दोस्त है। आप देखें पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है जी, जिसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जिसमें ये एग्लिंग कर सकती है, जिसमें 60% बलूचिस्तान आता है, 25% सिंध आता है और 15% आता है पंजाब का, और उसके साथ इंडिया का राजस्थान है। पिछले साल हमने जून में काफी शोर बचाया कि इस पे स्प्रे करें, लेकिन वो उस हद तक ना हो सका, क्योंकि एक्चुअली जो डिपार्टमेंट था, प्लांट प्रोटेक्शन लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके पास अब कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि उसके पास 25 जहाज चाहिए थे उसको, उसके पास एक था, उसके पास 4 व्हील व्हीकल उसको 400 चाहिए थी, उसके पास 10-15 है, उसको टेक्निकल लोग 300-400 चाहिए, उसके पास 15-20 है। पाकिस्तान के अंदर पूरे बड़े सगीर 1812 से लेके 1889 तक कम से कम 10 दफा टिड्डी का हमला हुआ है। और उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं जिसे चागी कहते हैं। चागी के साथ का जो डेजर्ट है, और चागी का डेजर्ट, हेलमंद का डेजर्ट और तश्ते-लूत जो ईरान का है, इसमें इसकी ब्रीडिंग हुआ करती थी। और हमारे जमाने में एक लोकस्ट ऑफिसर होता था जिसके पास एक जहाज होता था, और वो बाकायदा उसको वहां पर उसको सप्लाई की जाती है, और वो बाकायदा मुस्तकिल हर महीने मुझे रिपोर्ट दिया करता था कि हमने इतने स्प्रे कर दिया और इतने अंडे मार दिए। और फिर बॉर्डर मीटिंग जो ईरान के साथ हमारी होती थी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर मेरी होती थी, खारान के डीसी की होती थी, उधर से जायदान की होती थी, उधर से हेलमंद से लोग आते थे, वो बताते थे कि हमने अपने इलाके के अंदर मार दिया है। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की तबाही का जिम्मेदार NDMA की फॉर्मेशन है। मैं आज भी कहता हूं, मुशर्रफ ने जब जिसको बनाया था, इसको पूरी की पूरी तबाही की तरफ ले गया था। आपके सारे के सारे जो लोकल लेवल पे जितनी चीजें होती थी, आपके तमाम के तमाम
जो ये अपना फायर फाइटर्स होते थे वो खत्म हो गए। आपके जो वहां पर रिसोर्स सूरत होते हैं, मुफ्ती साहब वहां पर होते थे, क्या कमाल के ऑफिसर थे वो। बेचारे इतने छोटे से लेवल के होते थे, लेकिन उनके पास वो इतनी ईमानदारी से जहाज इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद होगा हम जब बचपन थे 1950s के अंदर जैसलमेर से आया करते थे, इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती थी, और आपको याद होगा कि वो जहाज जो था उसकी आवाज आती थी, वो स्प्रे होता था, उसकी बू हम बचपन में सुना करते। शाहदार साहब ने को याद होगा कि किस तरह वो स्प्रे होता था और वो उनके ऊपर दिया जाता। अब ये जो उन्होंने एनडीएमए बनाया है, ये इसने तो जलजले की भी सारी चीज अपने पास इस्लामाबाद में ले गए हैं, सैलाब का भी इस्लामाबाद में ले गए हैं, हर चीज एक ऐसी मरकजियत कायम की है जिसने बाकी सारे महकमों को खा गई है। ये मरकजियत जो है, आप अंदाजा करें कि एक जमाने के अंदर वो शहरों की जो कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब आग लगती है अगर किसी जगह, तो इस्लामाबाद में एनडीएमए को फोन होता है कि आप जनाब स्नार्कल्स उठाओ तो फलाने उठाओ, तबाह बर्बाद कर दिया इस पूरे के पूरे अंग्रेज ने जो बनाया सिस्टम था। मुझे याद है अच्छी तरह के 1996-7 के अंदर हमें पता चला था कि 93 के अंदर टिड्डी आई है। आप सोच सकते हैं कि 12 स्प्रे हुए थे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी, ना तमगा लगा था, ना मेडल हुई थी, ना वजीर आया था। वो बेचारे मुफ्ती साहब 17 ग्रेड का अफसर, उसने कहा था मैंने लाखों अंडे मार दिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है और मुझे रोना आता है कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। और ये फरवरी में आई हुई है। अगर वहां पर लोकल सॉफ्टवेयर आज चागी में बैठा होता, अगर उसने बॉर्डर मीटिंग्स की होती, अगर वो बॉर्डर मीटिंग का रवाज रहा होता, मसला सारा ये है आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आप प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर एक गोदाम बनाते हो, फिर गोदाम से चीजें जाती हैं, फिर वापस आती हैं। आपने पूरे का पूरा इस्लामाबाद में एक खास टावर बना दिया। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, खुसूसन ईरान के डिस्ट्रिक्ट और इंडिया का जैसलमेर का इलाका, वो उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन की जाती थी बॉर्डर लेवल पे, और कहा जाता था कि ये तुम भी स्प्रे कर लो और हम भी स्प्रे कर लो, दोनों का नुकसान है। ये काम नहीं हो रहा भाई, और ये काम 1999 के बाद जब से ये मुशर्रफ साहब ने पूरा सिस्टम उल्टा है ना पूरे पाकिस्तान का, वो जो तनवीर नकवी साहब का, फिर वो सिस्टम वापस आया तो फिर सिस्टम वहां रहा ही नहीं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो करप्ट किया गया है ना, उसके अंदर से ये ऑफिसर्स भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। अब 8-10 लाख रुपए का जहाज मिलता है जिससे स्प्रे होता है। आप कार से भी सस्ता जहाज है। हमारा एक दोस्त है मरवत साहब, वो 6 लाख रुपए बना के दिया करते थे, और मैंने एक दफा लिखा भी था यार मरवत साहब के जहाज खरीद ले, हम 2 खरीद ले, हम पूरा का पूरा चागी 48,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसका कवर कर देंगे। इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड यहां नहीं है, इसको बलूचिस्तान में फोकस करना चाहिए था। लोकस के सारे ऑफिस वहां से होते थे, वो बकायदा इमरजेंसी में चले जाते थे, प्लांट प्रोटेक्शन वाले लोकस के ऑफिसर जो थे। अब आपको पता है लोकस का ऑफिसर कहां पर है? कोई कभी बचपन में हर जगह मशहूर होता था मच्छरमार अफसर कौन सा है, और वो बेचारे जिम्मेदार उनके दरवाजे पे जाया करते थे, हमें भी दे दो, हमें भी दवाई दे दो। आपको पता है कभी आज कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को राब्ता है किसी जिम्मेदार के साथ? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोई पता नहीं है हमने बीज कौन सा देना है, हमने खाद, वो अपने तौर पे बेचारे टामक टोइया मार मूर के दुकानों से जो खाद मिलती है वो ले लेते हैं, वो सब कुछ लेते हैं। जिस वक्त मैक्सी पाक आई थी, येरी पाक आई थी, किस तरह एक एक बंदा जाके वो मुख्तलिफ काम करता था, ये थ्रेशर कैसे सप्लाई होते थे। हमने तबाह कर दिया है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना अच्छा मुल्क था जो सत्यानाश हो गया है ये 73-2 के बाद से। सही, बिल्कुल। ये इसमें खोखर साहब जो अभी हम वीडियोस में भी देखते हैं और जो मेरी बात भी हो रही है लोगों से, अभी वो उनको कहा जा रहा है कि आपके पास एक ही हल है कि टिड्डी अगर आपकी फसल के करीब आए या ऊपर बैठने लगे तो आप ढोल बजाएं, 3 डब्बे बजाएं, आप घर से कोई बर्तन ले आएं, वो बर्तनों को जोर जोर से बजाएं, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि साइलेंसर निकाल लें मोटरसाइकिल का, उसको अपनी फसल पे बैठने ना दें। वो यहाँ नहीं बैठेगी, वो कहीं और जाके बैठ जाएगी जहाँ पर ढोल नहीं बज रहा होगा। नुकसान तो फिर भी होगा, एक किसान का नहीं होगा, दूसरे किसान का होगा। लेकिन बहरहाल अपनी फसल को बचाने के लिए भी शोर मचाने का तरीका ये कितना कारगर साबित हो रहा है? सर, जहां पे कम्युनिटी साथ शामिल हो जाती है, लोग साथ मिल जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं, वहाँ 100% ये कामयाब है। क्योंकि मेरी खुद कॉटन थी, बिल्कुल छोटी कॉटन थी जिसको ये खा जाती, वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आने से साथ वाली बस्ती वाले लोग आ गए तो उन्होंने आके शोर मचाया, ढोल बजाया, ड्रम बजाया, हर चीज़ बजा के वो निकल गई। जिस तरह ओलिया मकबूल जान साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसका स्प्रे करने का जो टाइम है वो डेजर्ट में ही है, वहाँ पे इस पर स्प्रे किया जाता है, तो ये कंट्रोल। उस वक्त हम शोर मचाते रहे लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी।
देखिए, इसकी अहमियत इस वक्त इतनी है फूड सिक्योरिटी की कि मैं आपको अर्ज करता चलूं कि जब आप 9/11 हुआ, आप पे पाबंदियां लगी, आपकी ज़राअत थी तो उसके बावजूद आप चलते रहे। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से आप बचे रहे। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। अभी आपने कोरोना के लिए 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोया। किसी न किसी मुखैर हज़रात ने किसी गंदम पहुंचा दी, चावल पहुंचा दे, लेकिन कोई भूखा नहीं से ज़राअत। अगर खुदा ना खास्ता ये जो नया आ रहा है सिलसिला, अगर ये आ गया तो पाकिस्तान में सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी कोई चीज़ नहीं होगी। इसके लिए हमें बड़ा सीरियस सोचना होगा और पूरी कौम को मिलकर हिम्मत करनी होगी। अब ये अकेले किसी हुकूमत का काम नहीं है, पूरी कौम को साथ शामिल होना चाहिए।